बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। इमरान खान ने जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी लगा दी। नौजवानों को टिकट, 80% नए चेहरे जीरक सियासतदानों के मुकाबले में उतार दिए। इंतखाबात में 25 रोज बाकी, तालिबान की कार्रवाइयां जारी। इंतखाबात की गहमा गहमी गुम, बेअमनी का राज कब तक? निगरान हुकूमत से अहम सवाल। सियासतदान इलेक्शन कमीशन के पहले झटकों से ना निकले थे कि अब एक नया हिदायतनामा नींदें हराम कर रहा है। सिंध की नौजवान नस्ल को नकलची माफिया दीमक की तरह चाट रहा है। निगरान हुकूमत वालों को शायद खबर ही नहीं। तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नौजवानों को लैपटॉप देकर तब्दीली नहीं लाई जा सकती, बल्कि तब्दीली वो है जो तहरीक इंसाफ लेकर आई है। हमने अपनी जमात के 80% टिकट ऐसे लोगों को दिए हैं जो पहले कभी असेंबली नहीं गए। तहरीक इंसाफ ने 25% टिकट 35 साल तक के और 35% टिकट 40 साल से कम उम्र अफराद को दिए हैं। इमरान खान ने पूरे एतमाद के साथ दावा किया कि हमने गद्दी नशीनों और जागीरदारों को नजरअंदाज करके नए चेहरों को पार्टी टिकट दिए हैं ताकि बराए फरोख्त किस्म की सियासत और करप्शन से अटे पड़े निजाम को तब्दील किया जा सके। इमरान खान साहब का यह भी दावा था कि मुल्क के 4 करोड़ नौजवान वोटर तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। उनकी सियासत का यह अंदाज भी काबिल मुलाहिजा है कि उन्होंने इन नौजवान उम्मीदवारों की तही दामनी का खुद से दो टोक अंदाज में इजहार कर दिया है और अवाम से अपील की है कि वो इनकी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए चंदा दें। इमरान खान ने पार्टी टिकट्स का ऐलान करके पाकिस्तान की सियासत में एक नई तर्ज सियासत की बुनियाद रख दी है। यूं तो इमरान खान की पूरी जिंदगी मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटते गुजरी है, लेकिन अपनी उम्र के इस हिस्से में इमरान खान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी लगा दी है। अगर वो सियासत की बाजी जीत गए जो तब्दीली के नाम पर लगाई जा रही है तो एक नए दौर का आगाज होगा। अगर ये बाजी हार गए तो फिर वही दश्त नवर्दी, वही खारे मुगीला होंगे। फिलवक्त इमरान खान का नए चेहरों को जीरक सियासतदानों के मुकाबले में उतारने का फैसला अनोखा, अछूता और मुकम्मल तौर पर तब्दीली का इस्तियारा है। देखें अवाम किस कदर पजीराई बख्शते हैं। रिवायती सियासत, हल्के के जोड़ तोड़, बरादरियों के झुकाव, इनका रूठना, उनका मनाना, क्या तब्दीली का नारा उनको भी तब्दील कर पाएगा? इस पर बात होगी तहरीक इंसाफ की बतौर सेक्रेटरी इत्तलात आज जिम्मेदारियां संभालने वाली मोहतरमा शरीन मजारी से। शरीन मजारी साहिबा, नौजवान जो हैं आपके उम्मीदवार हैं, ये मंझे हुए सियासतदानों का मुकाबला कैसे करेंगे? ये मुकाबला इस वास्ते करेंगे क्योंकि ये तब्दीली का निशान है हमारे जो ये नए चेहरे हैं, और मैं समझती हूँ कि क्योंकि हम नया पाकिस्तान लाना चाह रहे हैं तो ये हमारा फर्ज बनता था कि हम शुरू तब्दीली की करें अपने कैंडिडेट्स में, और वो हमने आज कर दी है। और मैं समझती हूँ कि कौम अगर चाहती है कि मुल्क के और कौम के हालात बदलें तो वो इन नए चेहरों को वोट देगी। अच्छा, एक मुमताज साहब को सरगोदा में टिकट मिला था, वो नाअहल करार दे दिए गए हैं। इस तरह जब नाअहली होगी तो फिर क्या किया जाएगा? देखिए, कई स्क्रूटनी में कई लोग रह जाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी हमारे हैं, खासकर नए चेहरे, वो साफ हैं, शफाफ हैं, और मैं समझती हूँ उन पे कोई ऐसा दाग या धब्बा नहीं होगा। इस वास्ते बाय एंड लार्ज हमारी जो इलेक्शन कैंपेन है वो स्पेयर हेड होगी, वो आगे बढ़ेगी इन नए चेहरों से, क्योंकि यूथ की हमारी कमिटमेंट थी नए चेहरों की, साफ लोगों को लाने की, और वो पूरी आज खान साहब ने कर दी है। इलेक्शन लड़ने के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है। अगर 10-15 लाख भी मान लिया जाए, ये जो नई क़यादत है, नौजवान है, इनके पास इतना पैसा होगा या पार्टी ने फराम करेगी? हम पार्टी बिल्कुल करेगी। हमने सपोर्ट योर सुनामी का एक कैंपेन चलाया है जहां लोग, हमारी पार्टी के मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि ये नए चेहरों के इलेक्शन कैंपेन सपोर्ट कर सकें। और पैसे की जरूरत तो होती है इलेक्शन में, लेकिन इससे ज्यादा जो हम दिखाना चाहते हैं कि जब नए चेहरे आएंगे अपनी सोसाइटी में जाके वो लड़ेंगे तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे। हमारा इसके साथ तब्दीली रजाकार का भी प्रोग्राम लिंक्ड है, तो मैं समझती हूँ पार्टी सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली, लेकिन कम्युनिटी
इन लोगों को इलेक्ट करके लाएगी सपोर्ट के साथ। इमरान खान यकीनन नौजवानों में बड़े मकबूल हैं, खासतौर पे अगर आप चले जाएं इंस्टीट्यूशंस में, इदारों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो वहां पर हमें काफ़ी ज़्यादा मकबूल नजर आते हैं इमरान खान। लेकिन देहात में इतनी ज़्यादा मकबूलियत नहीं, वहां तो हमें बरादरी नजर आती है, खानदान का एक सिस्टम नजर आता है। उसको ख़त्म किया जा सकेगा इस सुनामी के थ्रू? बिल्कुल खत्म किया जा सकेगा। और देखें, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे सिस्टम को तब्दील करने का, तो फिर कैसे होगा? ये कह देना कि जी वहाँ बरादरी चलती है, बड़े खानदान चलते हैं, तो फिर फायदा क्या? फिर आप तब्दीली का नारा कैसे लगाएंगे? तो ये तो हमारी एक कमिटमेंट है, हमारा एक जुनून और जज्बा है कि हम तब्दीली हर जगह लाएंगे। तो ये देहात में भी आएगी और इंशाल्लाह शहरों में तो ऑलरेडी आ चुकी है। नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में यास्मीन राशिद हैं, जीत जाएंगी? क्यों नहीं जीतेंगी? देखें, एक प्रोफेशनल औरत हैं, डॉक्टर हैं, उन पे कोई ऐसा चार्ज नहीं है करप्शन का या किसी और चीज का। और मैं समझती हूँ कि लोग अब देंगे वोट, लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग तंग आ गए हैं वही बार बार रिसाइकल सियासतदानों की शक्लें देख के, वही बार बार करप्शन, वही हुकूमत नहीं सही चल रही। तो मैं समझती हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद एक बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है। 4 करोड़ नौजवानों की बात की है इमरान खान ने, आज भी उनका ख्याल है, वो कहते हैं कि ये तमाम तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे। लेकिन 18 करोड़ आवाम में से 4 करोड़ अगर नौजवान हैं तो बाकी के लिए हमें नजर नहीं आ रहा। कैंपेन में, इश्तिहारात में भी हमें नौजवान छाए नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं देखिए, नौजवान लीड कर रहे हैं तब्दीली को, क्योंकि नौजवान ही तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन उनके साथ साथ उनकी फैमिलीज हैं, आम शहरी है जो कि तरसा हुआ है नए साफ चेहरों के लिए। और पीटीआई वाहिद एक पार्टी है जिसने ये दे दिया है अवाम को कि भाई ये हमारे कैंडिडेट है, ये नए चेहरे हैं, ये साफ लोग हैं। अब आप पे है कि आप इनको वोट देंगे कि वही आप घिसी पिटी फैमिली ओरिएंटेड एंटरप्राइजेस को वोट देंगे। खारजा पॉलिसी, दहशतगर्दी, मुल्की मसाइल, लोड शेडिंग, तवानाई का बहरान, नौजवान इसका हल किस तरह ढूंढेंगे? क्यों नहीं ढूंढेंगे? हमारे पास प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट्स की पॉलिसीज बनी हुई हैं ऑलरेडी। पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसने पॉलिसीज डिटेल में अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है। तो हमने तो काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और मैं समझती हूँ ये कॉम्बिनेशन होगा कि नौजवान इलेक्ट होंगे, नए चेहरे इलेक्ट होंगे, उनके साथ सपोर्ट हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे कॉम्पिटेंट जो लोग हैं वो देंगे पॉलिसीज बना के। आखिरी सवाल, मुश्किल तरीन मरहला था ये, इमरान खान साहब ने आज ये माना कि सबसे मुश्किल मरहला था। 2002 में तो खुद जाकर टिकट देना पड़ती थी, लोग ढूंढने पड़ते थे। अब हजारों की तादाद में लोग आए, जो इख्तलाफात थे अब वो खत्म हो गए, टिकट्स में जो इख्तलाफात थे। देखिए जी, मेरा ख्याल में जिस तरीके से फाइनल डिसीजंस हुई हैं टिकट की, वो इख्तलाफात जो शक व शुबा था वो खत्म हो गया है। लेकिन जाहिर है जिसको नहीं मिले वो अपसेट तो होंगे, लेकिन कोई मेरा ख्याल में क्वेश्चन नहीं कर सकता जिस तरीके से टिकट अब दिए गए। सही है, नौजवान क़यादत को आगे ला रहे हैं इमरान खान, देखते हैं लोग इन्हें पजीराई देते हैं नहीं। बहुत शुक्रिया श्री मज़ारी साहब। और इमरान खान साहब ने आज खुद ही कहा कि पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में ही मुकाबला होगा, इलेक्शंस में सब पता चल जाएगा। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। इंतखाबात में 25 रोज बाकी, तालिबान की कार्रवाइयां जारी, इंतखाबात की गहमा गहमी गुम, बेअमनी का राज कब तक, निगरान हुकूमत से अहम सवाल। तालिबान ने धमकी दी थी कि इंतखाबात में वो पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और अवामी नेशनल पार्टी को निशाना बनाएंगे। लगता है तालिबान ने पूरे जोर शोर से अपनी धमकी पर अमल शुरू कर दिया है। हर रोज कहीं ना कहीं वार करते हैं, लोगों की जान लेते हैं और इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों का दिल दहलाते हैं। आज इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर NA42 में गाड़ी पर फायरिंग से आजाद उम्मीदवार के 2 हामी जान बहक हो गए। कल स्वात में ANP के मुकर्रम शाह रिमोट कंट्रोल बम धमाके में जान गंवा बैठे। स्वात के इलाके गदाकोट में फायरिंग से ANP के 2 कारकुन जान बहक हो गए। 4 सदा के इलाके शबकदर में PK21 के उम्मीदवार सैयद मासूम शाह को बम हमले में निशाना बनाने की कोशिश की गई। बन्नू के नीम कबायली इलाके हवैद में 2 मोटरसाइकिलों पर नस्ब बम नाकारा बना दिए गए। ANP तालिबान के निशाने पर है, इसका अंदाजा इसके रहनुमाओं पर होने वाले हमलों से होता है।
12 अप्रैल को दहशतगर्दों ने पेशावर में साबिक सूबाई वजीर अरबाब अयूब जान को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें वो जख्मी हो गए। 8 अप्रैल को पेशावर हयाताबाद में साबिक सेनेटर नासिर आफरीदी के घर के बाहर धमाका किया गया। 31 मार्च को बन्नू में साबिक सूबाई वजीर मलिक अदनान जलसे में धमाके से जख्मी हो गए। जनवरी में 4 सदा में साबिक सूबाई वजीर बशीर खान उमर जई को निशाना बनाने की कोशिश की गई। दहशतगर्दी की इस जंग में बशीर बलोर और मियां राशिद लतीफ की शक्ल में एएनपी पहले ही बहुत सी कुर्बानियां दे चुकी है। ताजा हमलों की लहर ने जहां एएनपी की क़यादत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, वहीं एएनपी के इलेक्शन बायकॉट की सदाएं भी सुनाई देने लगी हैं। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टें भी खौफनाक हैं, जिनके मुताबिक इंतखाबात में 30 से 40 उम्मीदवारों की जान को खतरा है। ऐसे में इंतखाबी मुहिम कैसे चल पाएगी, और सवाल यह भी है कि क्या इंतखाबात हो भी सकेंगे या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अवामी नेशनल पार्टी के तर्जुमान सेनेटर जाहिद खान। जाहिद खान साहब, इन हालात में आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल उसामा भाई, आपने जो बात की ये हकीकत पे मबनी है, और ये उस वक्त तक जिस वक्त आपको इल्म है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो गया था, तो उस वक्त तहरीक तालिबान ने हमें थ्रेट दिया एनपी को, और उसने कहा कि जी एनपी के जलसे और जुलूस में कोई न जाए, अगर कोई गए तो अपने जान के खुद जिम्मेवार होंगे। तो उसके बाद क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक लोग हैं और हमारी ये कोशिश है, क्योंकि हम समझते कि ये मुल्क बगैर इलेक्शन के या जमहूरियत के बगैर चल नहीं सकता है, तो हम वाहिद पार्टी थे, हमने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए और हर सूरत में होना चाहिए और हमने हिस्सा भी लेना है। बदकिस्मती क्या हुई कि जिस दिन इलेक्शन का अनाउंस हो गया, तो पहले दिन आपने दो हमले नहीं, हम पे 5 हमले अभी तक हो चुके हैं। एक पहले हमारे बनू में हुआ, हमारे एक एमपीएपी जिसके 2 साथी शहीद हो गए, वो जख्मी हो गया। उसके बाद फिर पेशावर में हुआ, जो हमारे अरबाब अयूब जान साहब है एमएनए का, उस पर अटैक हो गया, उसके खुद भी जख्मी तोड़ा हुआ और बाकी 2 साथी जख्मी हो गए। उसके बाद सवाबी में हुआ, जो हमारे सवाबी के सदर है, उसके ऊपर अटैक हुआ। फिर स्वात में हुआ, जो शहीद हो गया, और कल आपने दूसरा जो 4 सदर में 5वां हो गया। ये हमारे लिए अजीब सी बात लग रही है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त से हमारे पास जो सिक्योरिटी है, हमारे लीडर से लेकर नीचे तक सारा विड्रॉ कर दी। हम चीख रहे कि बाबा हमें तो टारगेट किया जा रहा है, हमने तो जलसे और जुलूस तो नहीं करनी है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन तो हमें चलने दे, हमें उसके लिए सपोर्ट करे। लेकिन न तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने कभी इसकी मजम्मत की, न इस पे तवज्जो दी, और न इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी। सही। अब आप करेंगे क्या अगर सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही, आपके लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखिए जी, हमने तो आज वाज़ेह ऐलान किया है कि अगर इलेक्शन कमीशन को जो हमने लेटर लिखा और केयरटेकर को लेटर लिखा, अभी तक इतना बेहिसी देखो कि अभी उसामा भाई अभी तक हमें वापस जवाब भी नहीं आया कि वो करना क्या चाहते हैं। हमने उसमें वाज़ेह किया कि अगर इसके बाद हमारा कोई साथी शहीद हुए, कोई जख्मी हुआ, तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे और जिम्मेवारी इनके ऊपर आयद होगी। अगर ये एक सही माहौल नहीं मुहैया कर सकते हैं, सारी पार्टी को एक तरह के प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इस इलेक्शन को साजिश के जरिए सबुटाज किया जा रहा है, या हमें इलेक्शन से बाहर जो हमारे एक लिबरल डेमोक्रेटिक सोच है और उन लोगों के अजायम पूरा नहीं हो सकते अगर हम उस सूबे में बैठे रहेंगे। और कुछ ऐसे लोगों को अगर वो लेना चाहते, जिस तरह MMA बनी थी और परवेज मुशर्रफ ने लाना था, तो अगर वो इसी तरह लाना चाहते तो उनकी मर्जी है। लेकिन हम आज अभी सेनेट में भी उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह, और हम तवक्को करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। एक तरफ चीफ जस्टिस के पास भी ये मामला है कि अब भी गैर मामूली सिक्योरिटी है वज़रा आला के पास, साबिक वज़रा आला के पास और कुछ मिनिस्टर्स के पास, ये बात भी हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये कह चुके हैं कि अब भी कुछ लोग अपने आप को हुकूमत में समझते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, मुझे तो इलेक्शन कमीशन की बात भी नहीं समझ नहीं आता है कि वो कर क्या रहे और बोल क्या रहा है। उसका ये काम नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं, उसका तो ये काम है कि लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। अब मुझे आप बता दें, हमारे जो कायद था बंदियार वली खान साहब का, उसके पास 8 लोग थे, वो 8 के 8 वापस लिए गए। इसी तरह हमारे बशीर बलोर साहब के बेटे के साथ था, जो आपको पता है कि शहीद हुआ, हमारे मियां इफ्तिखार साहब का बेटा शहीद हुआ, वो सब 100% विड्रॉ कर गए। तो मुझे नहीं पता कि किसके पास है कि वो जो हुकूमत को ये बताना चाहते, तो वो तो जिसके पास है उसके पास तो वो बोल ही नहीं सकते। परवेज मुशर्रफ के पास जो आपकी कमांडोज है, आपकी रेंजर्स की, आपकी आर्मी की, उधर तो आप कुछ कह नहीं सकते, न चीफ जस्टिस साहब कुछ कहते हैं, न कोई और कुछ कहते हैं। सिर्फ ये कि पॉलिटिकल लोग जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहे, जो इस मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे, जो इस मुल्क में झंडा आपने देखा मलाकन डिवीजन में उतार दिया गया था, इसका सजा हमें मिल रही है कि हमने वापस लगा दिया। अगर ये सजा हमें दे रहे तो उसकी मर्जी, लेकिन एक बात हम वाज़ेह करें, हम इलेक्शन में जाएंगे इसके बावजूद कि हमें थ्रेट है, हमें खतरा है। इलेक्शन में आप हर सूरत जाएंगे, लेकिन निगरान जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी भी तो जिम्मेदारी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना।
देखिए जी, उसकी जिम्मेदारी तो अभी तक जो उसकी तो कारकर्दगी वो तो जीरो है, क्योंकि वो तो न किसी का पूछते हैं, न उनको पता है कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, न उनके ये इल्म है कि किसको सिक्योरिटी मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। सिर्फ देखिए एक बात है, हमारे आईजी को इसलिए तब्दील करवा दिया खैबर पख्तूनख्वा का कि वो कहते हैं उसका रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहा है। एक सीसीपीओ लगा दिया जो उसके चारसदा में अपने रिश्तेदार बेनूई उसका इलेक्शन लड़ रहा है, उसने पूरा सेटअप उधर चेंज कर दिया। उसके लिए तो वो न इलेक्शन कमीशन देख रहे, न निगरान वज़ीर आला देख रहे, न प्राइम मिनिस्टर देख रहे। अजीब से सूरत हाल है। निगरान वज़ीर आला तो आपकी मुशावरत से आया ना, मुत्तफिका निगरान वज़ीर आला हैं ये तो। देखिए जी, आप अगर ये हमने क्या जुर्म किया कि एक मुत्तफिका वज़ीर आला ले आए जो गैर जानिबदार हो? क्या हम उससे ये तो नहीं रखते हैं कि जी आप भी गैर जानिबदार है और ऐसे लोगों को लगा दे जो गैर जानिबदार हो? चलो हमारी न लगा दे, किसी और की न लगाए, क्या ये उसकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी नहीं है? क्या हर एक चीज पे तो वो बोलता है, तो इसी चीज पे क्यों नहीं बोल रहा है? एक मिनिस्टर को लगा दिया पेट्रोलियम का जो चोर है, जिसको 10 दिन पहले पीएसओ के चेयरमैनशिप से रिजाइन करवा दिया और इधर उसको मिनिस्टर लगा दिया और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लिखा कि जी ये चोर है, तो उसी चोर को बिठाए तो इलेक्शन कमीशन भी उस पर खामोश है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उस पर खामोश है, मीडिया उस पर खामोश है। अगर ये पॉलिटिकल कोई होता हुकूमत तो उसकी तो जो अशर होता है वो तो आपने देखा है कि क्या अशर होते हैं। ये आज का मसला नहीं है जाहिद खान साहब, 5 साल आपकी हुकूमत रही, कोई ऑपरेशन क्यों नहीं आपने इनके खिलाफ किया सवात की तरह का, ताकि मसला खत्म हो सकता? एपीसी आपने बुलाई, उसको भी हम कहेंगे नाकाम थी। देखिए जी, हमारी तो कोशिश थी, आपने उसी में भी देखा कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज थी कि उसने उसमें शिरकत नहीं की। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी अभी भी इस मुल्क के अंदर है जिनका लीडरशिप कहते हैं कि अगर इनकी को सजा मिल रही है तो ठीक मिल रही है। वो मजहबी पार्टीज है, वो मजहबी पार्टी के लीडर है कि वो इंसानियत के पास के इस्लाम में तो अमन है, इस्लाम में तो हमदर्दी है, इस्लाम में तो कोई दहशतगर्दी या कोई ज्यादती तो नहीं है। तो आप मुझे ये बता दें कि वो पॉलिटिकल पार्टी से पूछे कोई कि अगर ये इलेक्शन हो और फर्ज का कोई भी उस इलेक्शन के बदले में कोई आता है तो क्या इसको ट्रांसपेरेंट इलेक्शन समझेंगे? क्या इसको एक गैर जानिबदार इलेक्शन समझेंगे? शायद ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, आखिर में मुझे बताएं जाहिद खान साहब, वक्त मेरे पास कम है, जो ग्रैंड जरगा बुलाया है सदर पाकिस्तान ने, इससे कुछ बेहतरी आएगी? मेरे ख्याल में यह तो अगर ग्रैंड जरगा, अभी सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार क्या है कि उसने जरगा बुला दिया और उससे होगा? उसके पास तो इख्तियार ही नहीं, इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर के पास है। पार्लियामेंट ने जो पहले जो हमने आपको मालूम है, आपने जिसके आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने बुलाई, और वो एक ग्रैंड जरगा था जिसके जिम्मा काम डालना था किसी ने। तो कोई बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त अपने आप को इस चीज से दूर रखने की कोशिश कर रहे कि हम जलसे करें, जुलूस करें और हम मुंतखब हो के आए, लेकिन इनको ये इल्म नहीं है अगर कल वो ये आएंगे तो इनके साथ भी यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी जाहिद खान साहब हमारे साथ थे। जिस तरह वो कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, अगरचे उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हर सूरत वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। यहां पर ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। सियासतदान इलेक्शन कमीशन के पहले झटकों से ना निकले थे कि अब एक नया हिदायतनामा नींदें हराम कर रहा है। लाहौर हाईकोर्ट के 2 जजों पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ को इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया है। ट्रिब्यूनल ने यह फैसला राजा परवेज अशरफ की इंतखाबी उज़रदारी पर सुनाया। उनके कागजात नामजद की मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद किए थे। उन पर इल्जाम आयद था चूंकि वो किराए के बिजली घरों के स्कैंडल में मुलव्वस हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस स्कैंडल की तहकीकात करवाने के लिए खत लिखकर तौहीन अदालत की है, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन पर लगाए जाने वाले उन इल्जामात को दुरुस्त तस्लीम करते हुए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। किराए के बिजली घरों में अरबों रुपए की बदनुमानी की गई थी। सिर्फ कार के नामी एक कंपनी के साथ किए जाने वाले मुआहदे में अरबों रुपए खुर्द बुर्द करने का इल्जाम उस वक्त के वजीर पानी और बिजली पर लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किराए के बिजली घरों की मालिक कंपनियों को सरकारी खजाने से अदा की जाने वाली रकूम वापस कौमी खजाने में भी जमा करवाई थी। इस स्कैंडल की तहकीकात नैब कर रही थी। राजा परवेज अशरफ ने बहसीत वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस को खत लिखा और कहा कि उनके खिलाफ किराए के बिजली घरों की तहकीकात नैब में रुकवा कर सुप्रीम कोर्ट शुएब सिडल कमीशन की तर्ज पर आजादाना इंक्वायरी करवाए, जिस तरह अरसलान इफ्तिखार को यह सहूलत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस खत को अदलिया की तौहीन करार दे दिया और उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बुनियाद पर राजा परवेज अशरफ को नाअहल करार दिया जा चुका है।
अजब इत्तेफाक है, पिछले दौरे हुकूमत में 2 वज़ीर आज़म हुए हैं और दोनों पर नाअहली की तलवार चल गई। एक गिलानी साहब थे, अब राजा साहब हैं। गिलानी साहब की गुमगश्ता वज़ारत उज़्मा और राजा साहब की अहलियत दोनों अदालत से टकराई और पाश पाश हो गई। चलिए जैसा ही सही, एक अदालती फैसला तो था जो जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल कर गया, मगर राजा परवेज अशरफ के खिलाफ अभी किसी अदालत का हतमी फैसला आना है। अजीब मामला है। आइन तोड़ने वाले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना तो किसी विफाकी हुकूमत को नजर आया, ना ही किसी रिटर्निंग ऑफिसर को। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी की कार्रवाई आज भी सुप्रीम कोर्ट में जेर सवाल थी। विफाकी हुकूमत ने इस जिम्मे में जवाब 17 अप्रैल को देना है। फिल वक्त वो इलेक्शन लड़ने के अहल हैं जिन्हें हम परवेज मुशर्रफ के नाम से जानते हैं। एक मसला इलेक्शन कमीशन का नया हिदायतनामा है जिस पर अमल ना करके कोई भी उम्मीदवार किसी भी क़यामत का मुस्तहिक कहलाएगा। इन हिदायत में एक हिदायत यह भी है कि वोटर को किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट फराहम नहीं की जाएगी। पोलिंग स्टेशन के 400 गज के इलाके में कैंप नहीं लगाया जा सकेगा। ये वो हिदायत हैं जिन पर अमली सियासत में अमल करना क्या मुमकिन है। राजा परवेज अशरफ की नाअहली और इलेक्शन कमीशन का हिदायतनामा, इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडेट अहमद बिलाल महमूद से भी इसी बारे में हम बात करेंगे। तारिक महमूद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। क्या किसी कन्विक्शन के बगैर, किसी हतमी फैसले के बगैर राजा परवेज अशरफ साहब को यह कहा जा सकता था कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे? देखें, इसमें एक और चीज जो शायद आप मिस कर गए हैं वो ये है कि पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस दायर हुआ था और इन पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने इलाके में पीडब्ल्यूडी के हवाले से कुछ सड़कें जो बननी थी तो उसका फंड जो था उसका एबनॉर्मल तरीके से उसको बढ़ाया और उसके बाद वो एमएलसी को शायद ठेका दे दिया। तो उसमें जो उन्होंने जजमेंट दी तो वो एक किस्म का डिक्लेरेशन तस्वर किया जा रहा है। आप देखें, एक बात ध्यान में रखें कि 62F जो है जो 18वीं तरमीम के जरिए चेंज हुआ है। पहले सिर्फ इसमें सादिक अमीन था, लेकिन उसमें एक बात ऐड कर दी गई। 18वीं तरमीम में एक बेहतर बात ऐड कर दी गई और कहा गया कि अनलेस देयर इज अ डिक्लेरेशन टू द कॉन्ट्रेरी बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब सवाल ये है कि एक सवाल बहरहाल ये उठेगा कि क्या रिट जुरिस्डिक्शन में जो इस किस्म की जो जजमेंट दी गई है वो कोर्ट ऑफ लॉ की जो है डिक्लेरेशन तस्वर किया जाएगा। बहरहाल 18वीं तरमीम की इस क्लास जो सादिक अमीन जिसका बहुत अरसे से चर्चा चल रहा है, राजा अशरफ साहब फॉर द टाइम बिंग उसके पहले शिकार हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये एक सवाल ऐसा है जो अल्टीमेटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उस पर फैसला आएगा। आपको नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन जो है बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आ रहा है, अदालतें भी बहुत मुतहरिक हैं इस वक्त? मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन तो शायद इलेक्शन इस वक्त नहीं करवा रहा। वो इलेक्शन कमीशन का नाम जरूर है। इस वक्त ज्यादा मुतहर्रिक जो है वो तो मुझे अदालतें नजर आ रही हैं। उसमें कोई फखरुद्दीन साहब का भी कसूर है क्योंकि उन्होंने खुद जाकर रिक्वेस्ट की थी कि हमें रिटर्निंग ऑफिसर दिए जाए। रिटर्निंग ऑफिसर भी दिए गए, ट्रिब्यूनल भी हैं और चीफ जस्टिस साहब लेटर भी लिख रहे हैं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स को। और ये जो है वो उन्होंने चारों सूबे में दौरा भी किया है। बल्कि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने पिछले दिनों एक बात भी कही थी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो शायद इम्प्लाइडली एक्सप्रेस ही कहते हैं कि वो उनकी बात नहीं सुन रहे या वो इंडिपेंडेंट है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त इलेक्शन ज्यादा जो रोल है वो तो जुडिशरी का है। इलेक्शन कमीशन जो है अलबत्ता उस पर तनकीद तो बहुत हो रही है, लेकिन ज्यादा रोल जो है इस वक्त वो बिल्कुल। और जुडिशरी ने अब नाअहल करार दे दिया है साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को। अब वो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। देखते हैं वो अपील में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडेट हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका जो इदारा है वो तो कानून साजी जो पाकिस्तान में उस पर भी नजर रखता है, इलेक्शन की जो सूरत हाल है उस पर भी नजर रखता है। जो हिदायतनामा आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से नया, आपको लगता है काबिल अमल है पाकिस्तानी सियासत में? देखिए, ये पहला मौका होगा कि इस पे अमल दरामद की नौबत आएगी। दुनिया के कई मुल्कों में इस किस्म के हिदायतनामे जारी हुए हैं और उन पे अमल हो चुका है। मैं बांग्लादेश में 2008 के इंतखाबात में एक मुबस्सिर की हैसियत से गया था और वहाँ पे इससे भी ज़्यादा हिदायतें जारी थी। यहाँ वहाँ पे ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की कतई इजाज़त ही नहीं थी। किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट पूरे शहर में इलेक्शन वाले दिन नहीं चली थी। वॉल चॉकिंग नहीं हो सकती थी और हत्ता के इश्तिहारात भी दीवार पे चस्पा नहीं हो सकते थे। और मैंने देखा कि एक भी केस ऐसा नहीं था पूरे शहर में जहां पे इसकी खिलाफ वर्जी की गई हो। तो मेरे ख्याल में ये लॉ इन्फोर्समेंट का सवाल है कि आप रूल ऑफ लॉ को कितना इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी होना चाहिए। ये हो सकता है, ये मुमकिन है। हमारे यहाँ चूँकि खिलाफ वर्जियाँ होती रही हैं इसलिए हमें बाज़ औक़ात के बावर करने में दुश्वारी होती है कि ऐसा हो भी सकता है। तो जो वोटर्स हैं वो क्या खुद आएंगे? आप समझते हैं कि तमाम वोटर्स जो हैं इतने कमिटेड हैं कि खुद से अरेंज करेंगे, ट्रांसपोर्टर आएंगे वोट डालने के लिए?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला दिया था, जिसकी रोशनी में ये अब इलेक्शन कमीशन ने तय किया है, उसकी स्पिरिट तो ये थी कि आप पोलिंग स्टेशन ज़्यादा तादाद में बनाएंगे ताकि कोई भी पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे ना हो और लोग वहाँ पैदल भी जा सकते हों। लेकिन अब पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने उतनी तादाद में पोलिंग स्टेशन बनाए हैं या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। गालिबन उतनी तादाद में अब भी नहीं है। बलूचिस्तान में पोलिंग स्टेशन बहुत कम है, आबादी वहाँ बहुत कम है और बहुत फासले पे है। वहाँ पे ये मसाइल पैदा हो सकते हैं और वहाँ पे ये मेरे ख्याल में बिलाखिर ये ट्रांसपोर्टेशन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये इंटरेस्टेड पार्टीज ही फराहम करेंगी, खा वो कैंडिडेट्स के नाम से हों, उनके ऊपर उनके पोस्टर लगे हों या ना लगे हों। लेकिन ट्रांसपोर्ट बहरहाल हमारे यहाँ पुरानी रिवायत है। मुझे नहीं लगता कि इस पहली दफ़ा में इतनी पाबंदी हो सकेगी, खासतौर पर इलाकों में जहाँ पोलिंग स्टेशन बहुत दूर है। मजहब और फिरके के नाम पर सियासत नहीं हो सकेगी या वोट नहीं मांगा जा सकेगा, यूं कह लीजिए। आपको लगता है तो कई मजहबी सियासी जमातें हैं, इस पर अमल हो सकता है? मैं इस पे हैरान हुआ हूं क्योंकि अभी हाल ही में तो इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट को फाइनलाइज किया है और उसको जारी किया है। अब अगर ये चीज़ें उसके अंदर शामिल करना मकसूद थी तो उस वक्त क्यों नहीं की गई और अब ये अलग से ये डायरेक्टिव क्यों जारी किया गया है? और मैं इसके अल्फाज नहीं देख सका कि मज़हब के इस्तेमाल से मुतल्लिक एग्जैक्ट अल्फाज क्या हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अभी तक ये डायरेक्टिव नहीं है। लेकिन इसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी होगी क्योंकि जो मुल्क जिसका एक सरकारी मज़हब हो, जहाँ सियासी जमातें मज़हब के नाम पे कायम होती हों, ऑपरेट करती हों, उन्हें इलेक्शन सिंबल दिए जाते हों, वहाँ पे ये कहना कि आप मज़हब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मुझे थोड़ा सा फार फेच्ड लगता है। हाँ, अलबत्ता फ़िरकाबंदी के नाम पे और इस किस्म के दूसरे तासुबात के नाम पे वोट मांगना ये तो दुरुस्त है, लेकिन मज़हब के इस्तेमाल के बारे में उनके एग्जैक्ट अल्फाज क्या हैं ये देखने पड़ेंगे। लेकिन ये मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में मज़हब का इस्तेमाल ना हो सियासत के अंदर। प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। तो आपको लगता है अब तक जिस तरह हमने स्क्रूटनी देखी है इसी तरह से आगे भी होगा? अगर इलेक्शंस हो गए और उनमें ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी हुई, एक्शन होगा? मेरे ख्याल में एक्शन तो होगा, लेकिन वो शायद एक्शन बर वक्त ना हो। मतलब यह कि इंतखाबात से पहले शायद एक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस वक्त बहुत प्रेशर में लग रहा है। स्क्रूटनी का अमल भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत प्रेशर में 1 हफ्ते के अंदर किया है। खुद इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने का वक्त मांगा था, बाद में 2 हफ्ते के लिए कानून साजी के लिए दरख्वास्त भी की, वो भी मंजूर नहीं हुई। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था स्क्रूटनी का पीरियड बढ़ाता, उसके पास ये इख्तियार मौजूद है, लेकिन उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर किया तो जाहिर है कि उसके अंदर बहुत से सुकम रह गए होंगे। तो अब भी ये मुझे लगता है कि इलेक्शन तक ये तमाम चीज़ों की स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी और फिर इलेक्शन के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। एक लंबी फहरिस्त अब तक आ चुकी है। जिस तरह अब एक नया हिदायतनामा आया, इससे पहले भी आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी थे। आपको कौन कौन सी बातें नजर आ रही हैं जो काबिल अमल नहीं होंगी? जिस तरह 10 से 15 लाख जो है इलेक्शंस पर आप खर्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। देखिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि हमारी पार्लियामेंट इसके बारे में कानून साजी करती और नई लिमिट मुकर्रर करती। ये बहुत पुरानी लिमिट है 10 लाख की और 15 लाख की, लेकिन इस पर बहुत इख्तलाफ राय है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि गरीब लोग अगर इलेक्शन लड़ना चाहें तो उनके लिए तो 10 लाख भी बहुत बड़ी रकम है। लिहाजा जो वर्कर्स पार्टी का केस था उसके अंदर इस पर अदालत के अंदर बहुत आर्ग्यू हुआ। तो मेरे ख्याल में ये बात प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है कि 10 लाख और 15 लाख में इतने बड़े बड़े हलकों के अंदर इंतखाबात में हिस्सा लिया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके बावजूद ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जिसके ऊपर अगली पार्लियामेंट ही को फैसला कर सकती है। ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है, लेकिन इस पर किस हद तक अमल हो सकता है ये देखना होगा इलेक्शंस में। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिल्डैट। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। सिंध की नौजवान नस्ल को नकलची माफिया दीमक की तरह चाट रहा है, निगरान हुकूमत वालों को शायद खबर ही नहीं। दावे सिर्फ दावे ही रहे। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल का सिलसिला ना रुक सका। कराची, सक्खरो या फिर बदीन, हैदराबाद और अंदरूनी सिंध के दूसरे शहर, इम्तिहानी मराकज़ पर जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, इसके नताइज कितने भयानक हो सकते हैं, किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं। इम्तिहानात में नकल के नाम पर नकलची माफिया नौजवान नस्ल को दीमक की तरह चाट रहा है। इन नौजवानों को, जिन्हें कौम के मेमार कहा जाता है, जिन्होंने कल को मुल्क की बागदौड़ संभालनी है, इन्हें यूं इम्तिहानात देते देखकर लगता है कि इम्तिहान नहीं कोई ड्रामा हो रहा है।
जिसकी नुमाइश 8 अप्रैल से पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स पर जारी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई, बदनामी हो रही है, मगर आफरीन है नकल की रोकथाम सदेबाब करने के जिम्मेदारों पर, जो गफलत की चादर ताने गहरी नींद सो रहे हैं। कोई एक आध दिन की बात हो तो और बात, हफ्ता गुजरने को आया, ना बोर्ड इंतजामिया की तरफ से नकल रोकने के संजीदा इकदाम नजर आते हैं और ना ही लगता है सिंध की निगरान हुकूमत की नजर करम इस पर पड़ी है। कहने को इम्तिहानी मराकज के इर्द गिर्द दफा 144 नाफिज है। इम्तिहानी सेंटर के कुर्बो जवार में फोटोकॉपी की दुकानें नहीं खुल सकती, मगर जब निगरानों की आंखों पर हिर्स की पट्टी चढ़ जाए, जब माँ बाप जायज और नाजायज की गर्ज से बेनियाज सिर्फ औलाद की कामयाबी के तालिब हों, जब कानून के मुहाफिज सिर्फ चंद टकों की खातिर अपना ईमान बेच दें, तो फिर ऐसे मंजर आपको हर शोबे में नजर आएंगे। आज खैरपुर में असातिज़ा भी नकल में मदद फराहम करते रहे। जिला इंतजामिया के हुक्म के बावजूद फोटो स्टेट की दुकानें खुली रहीं। बदीन में इम्तिहानी मरकज पर ड्यूटी देने वाले पुलिस एहलकार भी नकल कराने में मसरूफ रहे। एक अलमिया यह भी मुलाहिजा करें कि कराची में इम्तिहानी मराकज पर ड्यूटी देने वाले असातिज़ा को नकल न करवाने पर धमकियां मिलती हैं। तंग आकर इन असातिज़ा ने कराची में इम्तिहानी मराकज पर ड्यूटी से ही इनकार कर दिया है। सवाल यह है कि मीडिया तो नकल चोर माफिया को बेनकाब करके अपना फर्ज अदा कर रहा है, क्या सिंध में नाम की भी इंतजामिया मौजूद नहीं जो इस नकल चोर माफिया का रास्ता रोक सके? इस सवाल का जवाब लेंगे कंट्रोलर इम्तिहानात नुमान एहसन से। नुमान एहसन साहब, क्यों नाकाम है इंतजामिया अब तक नकल रोकने में? देखें, इसमें इंतज़ामिया का मैं इस तरह से पूरा तरह नहीं कहूँगा, क्योंकि टीचर्स, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो नकल रोकने के लिए वो बच्चा जो स्कूल में जा रहा है, या तो वो स्कूल में सही तरह टीचर्स उसे पढ़ा नहीं रहे, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा। तो वो हम एक तरीके से पूरा सारा इल्ज़ाम उठा के हम बोर्ड के ऊपर डाल दें कि बोर्ड का काम है सिर्फ एग्ज़ाम कराना। हम अपने तौर पे पूरी सारी कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर का माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, और उनकी पूरी प्रॉपर हम सारा प्लानिंग भी करते हैं, जिसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट, हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, उसके बाद हमारी विजिलेंस टीम होती है, उसके बाद सुपर विजिलेंस टीम होती है, और उसके बाद बोर्ड की अपनी टीम होती है जो इन सारे इम्तिहानी मराकज़ का विजिट्स करती हैं। तो ये नाकाम क्यों है? ये तमाम टीम नाकाम नजर आ रही है। नकल रोकना तो आप ही का काम है ना। बच्चा एक दफा जब इम्तिहान में आ रहा है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि सही तरह से जो बच्चा है जिसने तैयारी की है उसका रिजल्ट सही आए, और जो पढ़कर नहीं आया वो भुगते। देखिए, हमने अपने तौर पे पूरी बहुत कोशिश की है, और आपने इसके रिजल्ट्स भी देखे होंगे कि बोर्ड की टीम, हम लोग इस वक्त फील्ड हैं, और जहाँ पे जिन इलाकों में जहाँ कहा जाता था ये नो गोज एरियाज़ हैं, हमने वहाँ जाकर हमने केसेस पकड़े हैं, और हमारी विजिलेंस ऑफिसर्स भी उन एरियाज़ में गए। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम जो असल में हमें आ रहा है वो ये है कि हमारे विजिलेंस ऑफिसर्स या सेंटर सुपरिटेंडेंट्स जिन इलाकों में प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहाँ पे जब ये किसी बच्चे को पकड़ते हैं, जब वो बाहर आते हैं, तो वो जो मॉब खड़ा होता है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर देम। उन मॉब को पकड़ना, उन मॉब को जो सेक्शन 144 है लेकिन उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से वो जो मॉब है वो उन हमारे विजिलेंस ऑफिसर्स को जो ये केस बनाते हैं, उन लोगों बच्चों के खिलाफ जो अनफेयर मीन्स यूज करते हैं, वो सही तरह से उसको रिपोर्ट नहीं कर पाते। वो यहाँ तक पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? पुलिस ताउन करती है आपके साथ? पुलिस में जी, पुलिस ताउन करती है। मैं स्पेशली कहूँगा कि सेंट्रल और जो हमारे ईस्ट के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हमारे साथ बहुत कोऑर्डिनेशन में है। लेकिन वो पुलिस अब जो सिक्योरिटी, जो हमारे जो सेंटर्स हैं, जो हमारे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, वो अब सबकी डिमांड होती है कि आप रेंजर्स भेज दें। अब रेंजर्स भेज दें तो पुलिस का भी एक रोल है। हम अब पुलिस को इफेक्टिवली वहाँ पर मोबिलाइज कराते हैं, पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है। लेकिन अक्सर देखने में आया कि पुलिस पहुँच तो जाती है लेकिन वहाँ बैठी भी होती है, लेकिन वो चीज जो काम जिस रोकने के लिए भेजा गया होता है, उस ये भी कह रहे हैं कि पुलिस को हम बुलाएं तो पुलिस अपने 10 नंबर बच्चों के दे देती है कि इन बच्चों को भी नकल करवाओ, और असातिज़ा बायकॉट कर रहे हैं, कहते हैं हमने जाना नहीं इम्तिहानी मराकज़ में, उनको थ्रेट्स हैं। हल क्या है? मेरे पास सिर्फ चंद सेकंड बाकी हैं। हल क्या है? किस तरह ये रुकेगा? हर साल जब इम्तिहान होते हैं मीडिया वहां तक पहुंच जाता है, ये सब तस्वीरें दिखाता है, ये मामला रुकता नहीं है। हल बताइए। देखिए, हल मैं पहले ही बोलूंगा कि पुलिस में तमाम लोग सारे ऐसे नहीं है, कुछ बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं और जिन्होंने हमारे साथ फुल कोऑपरेट भी किया है। इसका हल यही है कि अगर हम कोऑर्डिनेट, पहले तो हम ये हल ये कर रहे हैं कि इसमें कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन होंगे उनमें हम बड़े सेंटर्स बनाएंगे जो टाउन की बुनियाद पर होंगे, और ये छोटे छोटे सेंटर्स, जो हम छोटे सेंटर्स का मतलब ये जो इलाके में हम 25-25 सेंटर्स हैं, हम उनको बड़े सेंटर्स पे लेके आएंगे जहां हम एक कलेक्टिव उनको आप बड़े सेंटर्स बनाएंगे जहां पर सिक्योरिटी जो है बेहतर हो सके। देखते हैं तब भी ये नकल रुक सकती है नहीं। अब तक जितने भी इंतजाम हैं बेसूद साबित हुए। बहुत शुक्रिया नुमान एहसन साहब, कंट्रोल इम्तिहानात कराची हमारे साथ थे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।